हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंखधार और आज हम लोग गणित शिक्षण में जो हमारी गणित शिक्षण की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, जिसमें आपको ये पांचों विधि आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली विधि पर चलते हैं, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विज्ञान से संबंधित होता है। तो प्रयोगशाला विधि जो है, इसमें ऐसा होता है, देखिए, जो विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर एवं सजीव बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोगशाला में जाके बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सीखता है। ठीक है, इसीलिए विज्ञान शिक्षण में ये ज़्यादा उपयोगी होती है प्रयोगशाला विधि। इसलिए विज्ञान शिक्षण की भांति ही गणित शिक्षण को भी रुचिकर और सजीव बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज्यामिति की प्रारंभिक अवधारणा को स्पष्ट करने में किया जाता है। यहाँ ज्यामिति की प्रारंभिक अवधारणाओं से मतलब है, जैसे बच्चे को एक बॉक्स दिखाना। ठीक है, बॉक्स के बारे में बताना है कि यह घन होता है, या फिर लकड़ी का तख्ता दिखाना, ये चतुर्भुज होता है, त्रिभुज होता है, ये चीज़ें बताना। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रयोगशाला में बताई जाती हैं। इससे छोटी कक्षाओं में ज्यामिति प्रारंभिक अवधारणा के लिए स्पष्ट करने में सहायता करती है। ठीक, शिक्षण की यह विधि करके सीखना सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें बच्चा करके सीखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शिक्षण की इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि अध्यापक बालकों को दिशा निर्देशन देता है। देखिए, यहाँ व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव से मतलब है, जैसे किसी बच्चे को यदि 3 स्टिक्स दे दी गई, 3 डंडियाँ दे दी गई, तो बच्चा पहले उनको 3 डंडियों किस तरह जोड़ेगा कि वो त्रिभुज की आकृति बन जाए। तो एक बार में तो वो सीख नहीं जाएगा। ठीक है, तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। वो भी कैसे सीखता है कि अध्यापक के दिशा निर्देशन के आधार पर ही वो सीखता है, और फिर वो उन्हीं को कहते हैं प्रेक्षण। उसके बाद स्वयं वो निरीक्षण करता है कि ये त्रिभुज की तरह है या नहीं, और उस अनुभव के आधार पर ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, अब इस विधि के कुछ गुण होते हैं। देखिए, पहला है, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक, दूसरा गुण है, इस शिक्षण के प्रयोग से बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों के बारे में सीखता है। ठीक है, जब प्रयोगशाला में जाएगा तो वहाँ के उपस्थित उपकरणों के बारे में सीखेगा। इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया। यानी, और इसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, और अब इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं। इस विधि में समय व परिश्रम अधिक लगता है। देखिए, जब भी प्रयोगशाला में हम जाते हैं तो हमेशा समय और परिश्रम अधिक लगता है। ठीक है, इसलिए ये समय और परिश्रम अधिक लगने के कारण ही यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग केवल कम संख्या की कक्षा में ही किया जाता है। कम संख्या की कक्षा में करने से मतलब है, देखिए, अगर जो प्रयोगशाला होती है वो एक सीमित जगह में ही हो सकती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला जब सीमित जगह में हो सकती है तो वहाँ अधिक संख्या में बच्चे नहीं आ सकते हैं। इसीलिए कम संख्या की कक्षा जो होती है उसके लिए प्रयोगशाला विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है तथा सभी विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है। देखिए, सभी विद्यालयों में प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं। अब तो खैर सभी विद्यालयों में होने लगी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह विद्यालयों में प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं, और साथ ही इसमें अत्यधिक खर्चा आता है, इसलिए यह विधि इतनी कारगर नहीं हो पाती है। अगली विधि पे चलते हैं। अगली विधि है अनुसंधान विधि। देखिए, अनुसंधान का मतलब है खोज करना, खोज करता। ठीक है, खोज करने की विधि। तो गणित शिक्षण में इस विधि को हम अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ आप कहीं आपको अन्वेषण विधि मिल जाए या अनुसंधान विधि, दोनों एक ही है। ठीक है, अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन यानी कि ग्रीक भाषा के यूरोस को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट, मैं खोजता हूँ। ठीक, इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, इस विधि के जनक का नाम ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, अगला है, शिक्षण की इस विधि में हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देखते हैं। ठीक, अनुसंधान का मतलब ही क्या होता है, खोज करना। ठीक, अब इसका गणित में प्रयोग किस तरह होता है वो आप देखिए। जैसे आपको एक दिया गया है, सिद्ध कीजिए a की घात 0 बराबर 1। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से आप अनुसंधान करके बच्चों को सिखाएंगे, तो उसके बारे में मैं बताया गया आगे। देखिए कि अध्यापक सबसे पहले पूछता है और फिर बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो अध्यापक सबसे पहले पूछ देगा कि 5/5 का क्या अर्थ है, यानी क्या उत्तर आएगा उसका। तो बालक उत्तर देंगे 5/5, यानी 5 से 5 को भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो बालक उत्तर देंगे 1।
अब अध्यापक अगला प्रश्न पूछता है कि ए बटे ए का अर्थ क्या होता है, यानी ए को ए से भाग करने पर क्या उत्तर आएगा। तो बच्चे फिर उत्तर देंगे क्या, 1। ठीक है। अध्यापक अब पूछेगा कि ए की घात m बटे ए की घात m, इसका क्या अर्थ होता है। तो ए की घात m से ए की घात m कट जाएगी, 1 जाएगा। ठीक है, तो उत्तर बच्चे फिर उत्तर देते हैं 1। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष निकलता है अध्यापक के द्वारा। फिर अध्यापक कहता है कि क्या हम लोग ए की घात 0 को ए की घात m माइनस m लिख सकते हैं, क्योंकि m में से m गया तो 0 ही बचेगा। ठीक है, और आप लोगों को लिए तभी अध्यापक बताता है कि ए की घात m माइनस m जो होता है वो ए की घात m बटे ए की घात m के बराबर होता है। ठीक, ए की घात 0 बराबर 1 आ जाता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ए की घात 0 बराबर 1। इससे क्या होता है कि बच्चे खोज करके सीखते हैं। देखिए, पहले बच्चे ने पहले उसको पता था कि 5/5 1 होता है, ए बटा ए 1 होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ए की घात 0 बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तो उसने पहले अध्यापक ने किस तरह समझाया उसको कि ए की घात m बटे ए की घात m होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। ठीक, इसके कुछ गुण हैं, देखिए। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि होती है। इस विधि का प्रयोग केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में ही किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग बालक में तर्क शक्ति एवं अन्वेषण शक्ति का विकास करता है। देखिए, जब बच्चा खुद करके सीखेगा और खोज कर नई नई चीज़ों के बारे में खोज करके सीखेगा तो उसकी तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इसीलिए इस विधि के प्रयोग से बालक की तर्क शक्ति बढ़ती है। ठीक, और इस विधि से बालक नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। देखिए, कोई भी नई चीज़ जब हम कोई भी बच्चा जब किसी नई चीज़ के बारे में जानता है या खोजता है तो उसके लिए उसके आगे क्या होगा इस चीज़ को जानने की इच्छा रहती है हमेशा। ठीक, और इसके कुछ दोष हैं। समय और परिश्रम अधिक लगता है इसमें। छोटी कक्षाओं के शिक्षण के लिए यह विधि प्रयोग में संभव नहीं है। ठीक, अगली विधि पे चलते हैं। अगली विधि है समस्या समाधान विधि। ये आपकी अंतिम शिक्षण की गणित शिक्षण की अंतिम विधि है, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि में चलते हैं। तो बुड के द्वारा एक कथन है कि समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका हल ज्ञात करना बालक के लिए अनिवार्य होता है। ठीक, तो ये बुड के द्वारा कहा गया कथन है। सीधा सीधा इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये कथन स्टेटमेंट दिया होगा और पूछेगा यह कथन किसका है। ठीक है, अगला है इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को स्वाध्यायी बनाना होता है। देखिए, समस्या समाधान विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, स्वाध्यायी। स्वाध्यायी से मतलब है स्वयं करके सीखना। ठीक है, शिक्षण की यह विधि काम करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। करके सीखने के सिद्धांत पर आपकी प्रयोगशाला विधि भी आधारित है, समस्या समाधान विधि भी आधारित है। ठीक है, अगला है समस्या समाधान विधि के सोपान होते हैं कुछ। समस्या का चयन करना, समस्या का कारण बताना, समस्या को पूर्ण करना, फिर समस्या को हल करना। ये आपको चारों क्रम से याद होने चाहिए, इनका क्रम पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, कि सबसे पहले आप समस्या का चयन करेंगे, फिर उसका कारण बताएंगे, फिर उसे पूर्ण करेंगे, फिर उसके बाद उसका हल करेंगे। ठीक है, इसके कुछ गुण हैं। गुण देखिए क्या है। शिक्षण की इस विधि में बालक सामूहिक निर्णय लेना सीख जाता है। ठीक है, इस विधि में बालक वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करना सीखता है। ठीक है, जब कोई चीज़ की कोई उसके सामने समस्या आएगी तो उसके बारे में वो सोच कर चिंतन कर कर ही उसका उत्तर निकाल सकता है या उसका समाधान कर सकता है। ठीक है, अगला है इस विधि में बालक का गणित के कार्यों के प्रति उत्सुकता सी बनी रहती है। जब भी बच्चे के सामने कोई समस्या आएगी तो उसके बारे में वो उसको हल करने के लिए उत्सुक रहेगा कि किस तरह से इसको हल किया जाए। ठीक है, जिससे क्या होती है बच्चे के अंदर उत्सुकता बनी रहती है। ठीक, अब इस विधि के कुछ दोष हैं, वो देख लीजिए। जरूरी नहीं कि बालकों के द्वारा निकाले गए परिणाम संतोषजनक हो, क्योंकि समस्या बच्चों के सामने है तो जरूरी नहीं कि बच्चा सही उसका समाधान करे, कभी कभी गलत भी कर सकता है। ठीक है, इस विधि में बालक भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया उसका समाधान, और गणित शिक्षण के लिए यह विधि उचित नहीं है। ठीक है, ये इसके दोष हैं। और साथ ही ये आपकी गणित शिक्षण की सारी विधियां कंप्लीट हो गई हैं। 8 की 8 जितनी विधियां होती हैं गणित शिक्षण की, वो सभी विधियां आपको बता दी गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के पेपर के लिए, क्योंकि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं किसी न किसी विधि से। ठीक है, जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसी नाम से है, इट्स योर टर्न से। साथ ही आपके लिए उसका लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में,
और यदि किसी भी विषय से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।